चलो देखो भाई जरा स्टार्ट करते हैं शब्द और शब्द भेद, है ना। कहीं पे आपके पास लिखा होगा भाई शब्द साधन, तो वही टॉपिक है शब्द साधन या शब्द भेद। हिंदी का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये मान के चलो कि लगभग 60% हिंदी आपकी इसके ही अंदर आने वाली है, 60% हिंदी। अब देखो कैसे आएगी, तो हम जरा देखते हैं जरा इसके अंदर है क्या। सबसे पहले देखते हैं जरा शब्द क्या है, पहले शब्द की परिभाषा देख लो। ये शब्द जो है क्या? वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। या फिर आप ये भी बोल सकते हो दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को, या सार्थक विन्यास भी लिख सकता है, सार्थक समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। अब दो या दो से अधिक वर्णों के, ये तो आपके समझ में आ रही होगी, दो या दो से अधिक, लेकिन ये सार्थक क्या है? ये जो सार्थक शब्द है ये होना जरूरी है। सार्थक का मतलब होता है सही, है ना, सही तरीके से। यानी कि सही तरीके से कैसे कि भाई ये कौवा लिखा हुआ यहाँ पे, अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, कौ तो लिख ही दूं, और ये आ की मात्रा जो वाह के साथ है वो इसके साथ लगा दूं, और ये वाह वो पे जो आउ की मात्रा यहाँ पे लगा दूं, तो क्या बना? का वो बन गया ये तो। और या फिर मैं ऐसे कर दूं कि वाह को तो लिख दूं पहले और कौ को लिख दूं पहले, तो यह लिखा वाह को ओ बन गया। लिखा तो वही है ना, एक भी अक्षर इनमें क्या है, मतलब एक भी अक्षर या एक भी वर्ण इनमें चेंज नहीं हुआ, सारे वही वर्ण है। लेकिन फर्क क्या आया कि हमें जो है जिस तरीके से हमारे मुंह से जो है कोई भी वर्ण निकलेगा, जिस क्रम में निकलेगा, जो वर्ण पहले निकलेगा वो पहले लिखा जाएगा, उसके साथ जो मात्रा निकलेगी वो मात्रा लिखी जाएगी, फिर बाद वाला वर्ण लिखा जाएगा, और उस वर्ण पे जो मात्रा फिर वो लिखी जाएगी। तो इसी को तो सार्थक विन्यास कहते हैं कि सही विन्यास कहते हैं, है ना। आपने लिखा राम, तो राम पे आ भी है और मौ भी है, और आपने इसको अगर बाई चांस ऐसे लिख देगा, मौ तो लिख दिया आगे और रा लिख दिया बाद में, तो ये क्या बन गया? मरा बन गया। तो क्या अर्थ का अनर्थ हो गया ना। तो इसी को कहते हैं सार्थक विन्यास, कि सही क्रम में आपके मुंह से जो है शब्द जिस क्रम में निकलेंगे उसी क्रम में आप लिखोगे तो सार्थक विन्यास कहलाएगा। तो ये क्या कहते हैं, शब्द का जो परिभाषा है वो पूछता है कई बार पेपर में, वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। या फिर ये याद रखना और ये भी याद रखना, दो या दो से अधिक शब्दों के, दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। ठीक है ना, समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं जरा ये शब्द जो है इसमें पूछता क्या है पेपर में, क्या किस टाइप का जो सिलेबस है इसमें वो है क्या इसमें। यहां पे ध्यान रखना, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आया कि शब्दों के कितने भेद होते हैं, क्योंकि शब्द जो है एक टाइप के होते तो बात थी, अलग अलग टाइप के अलग अलग तरीके से पढ़े जाते हैं, तो क्वेश्चन भी उसी तरीके से बनेगा। पहला देखो किस टाइप से आएगा, शब्द और शब्द भेद में, है ना, इतिहास, स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर। सबसे पहला जो हमारे पास आएगा वो क्या आएगा? इतिहास, स्रोत या फिर उत्पत्ति। इतिहास, स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्द। इतिहास, स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्द, पहला ये आएगा। तो पेपर में जब क्वेश्चन आएगा तो पूछेगा इतिहास के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं, या फिर पूछेगा स्रोत के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं, और या फिर बोल देगा इतिहास या स्रोत के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं, या फिर पूछेगा उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं। तो इसके आधार पर जो शब्दों के भेद होते हैं वो होते हैं भाई आपके पास मुख्य रूप से 4, वैसे 5 भी होते हैं लिखे हुए, परंतु 5 किस कंडीशन में बोलोगे और 4 किस कंडीशन में बोलोगे वो मैं आपको तब बताऊंगा जब इसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे। फिलहाल देख लो आपके सिलेबस में क्या आएगा। यहाँ पे इतिहास या स्रोत के आधार पर या उत्पत्ति के आधार पर जो शब्दों के भेद होंगे वो 4 मेन रूप से कौन से होंगे। इसमें आएगा, एक आएगा तत्सम, आप लोगों ने सुना होगा तत्सम शब्द। तत्सम शब्द की मैं आपको, दूसरा आएगा आपका तद्भव, तद्भव शब्द।
जो आपके तत्सम शब्द और तद्भव शब्द है, इसमें बहुत सारे लोग जो पहचानने में कंफ्यूज रहते हैं। इसकी मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि आपके जो क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। तद्भव शब्द, इसके लिए जो ट्रिक है आपके पास 5-6 नियम है, वो नियम आपको पता होने चाहिए। तत्सम और तद्भव गलत होने का कोई चांस ही नहीं है, सब सही हो जाएंगे, आपके कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस आप थोड़ा सा देखते रहना इसको क्या होता है इसमें। एक तत्सम शब्द हो गया, एक तद्भव शब्द हो गया, तीसरा क्या होगा है? हाँ, तीसरा आएगा इसमें देशज शब्द, और चौथा आएगा इसमें विदेशज शब्द। ये देखो, ये मुख्य रूप से 4 प्रकार के हैं। पांचवा एक इसमें संकर शब्द भी आता है, तो इन्हीं को मिला के बनता है, वो आपको जब डिटेल में पढ़ाएंगे तब देखेंगे। पर मुख्य रूप से जब भी पूछेगा इतिहास, स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं, तो आपका आंसर होगा 4। दूसरा आपका आएगा रचना, बनावट या व्युत्पत्ति, ये शब्द में फंसते हैं लोग। दूसरा आएगा रचना, बनावट, रचना या बनावट या व्युत्पत्ति, रचना, बनावट या व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद। तो पूछेगा रचना के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं, या पूछेगा बनावट के आधार पर शब्दों के कितने होते हैं। जब ऐसा पूछता ना बच्चे, क्या है ज्यादातर लोग क्या करते हैं, रट के रखते हैं रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के कितने भेद। अब वो पूछता हूँ बनावट के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं, दिमाग से ही उतर गया, क्योंकि रटा तो दिमाग ने तो वो रटा रखा रचना या बनावट, रचना या बनावट। वो बनावट जो है दिमाग से उतर गया कि बनावट के आधार पर अब शब्दों के कितने भेद होंगे। तो बनावट के आधार पर पूछेगा तो वही तो है, रचना या बनावट है एक चीज, या तो रचना है या बनावट है। आप इस शब्द को देखो या इस शब्द को। और या फिर बोलेगा व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं। यहाँ पे भी लोग फंस जाता है, व्युत्पत्ति और उत्पत्ति में कंफ्यूज हो जाता है। व्युत्पत्ति, कुछ लोग जो है उत्पत्ति को ही व्युत्पत्ति समझ लेते हैं, है ना। अभी मैं बताता हूँ ये है क्या चीज। फिलहाल ये देखो कि इसके आधार पर शब्दों के कितने भेद आएंगे, 3 भेद। रचना, बनावट या व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 3 भेद होता है। और इसमें कौन कौन से होंगे 3 भेद? इसमें होगा योग, क्या होंगे भाई, यौगिक शब्द, दूसरा आएगा आपका योग रूढ़ शब्द, और तीसरा आएगा है रूढ़ शब्द, है ना, रूढ़ शब्द। देखो भाई, इसमें ऐसा जरूरी नहीं है कि मैक्सिमम तो ऐसे पढ़ते, पहले रूढ़ शब्द फिर यौगिक शब्द फिर योग रूढ़ शब्द। ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि आप जो है पहले सबसे नंबर 1 पे उसको लिखो या इसको लिखो, ऐसा कहीं नहीं आएगा पेपर में। आप जो भी, आप जहाँ कंफर्टेबल होगे, कंफर्टेबल तो इसी में होंगे कि सबसे पहले हम रूढ़ी पढ़ेंगे, है ना, फिर यौगिक पढ़ेंगे, फिर योग रूढ़ पढ़ेंगे, है ना। पर ऐसा कुछ नहीं, आपको इतना ध्यान रखना कि चलो ये 3 है, इसमें ये 3 आते हैं, है ना। तो ये 3 हो गया आपके इसमें। तो यह रगड़े का भी चलो पता है कि वो भी बनाया होगा कुमार नहीं। लेकिन अगर आप जैसे मूर्ति की बात करें तो मूर्तियाँ निकलती है कुछ ज़मीन के अंदर से खोद के निकालते, उस मूर्ति का पता ही नहीं कि इसकी मूर्ति की बनाई कब थी और किसने बनाई थी। लोग उसको जो है किस में ले लेते हैं, एक मतलब उससे जोड़ लेते हैं आपकी दैवीय भावनाओं से, है ना। अब क्या होता है, उसको सोचते कि भाई ये भगवान थे यहाँ पे और भगवान ने जो अपना रूप छोड़ के मूर्ति का रूप धारण कर लिया, है ना। अब इसमें कितनी सच्चाई है और कितना इसमें सच्चाई नहीं है, इसको किसी को पता नहीं है, लेकिन मानने के ऊपर बात है कि कौन कैसे मानता है। और एक मूर्ति ऐसी कि हम गए मूर्तिकार के पास, उसको बोला मुझे ये वाली मूर्ति दे दो भाई बना के, एक उसने बना दी। तो एक तो मूर्तिकार ने बनाई मूर्ति और हमने खरीदी, वो उस मूर्ति की क्या हुई है, व्युत्पत्ति हुई है, उसकी व्युत्पत्ति हुई है। और एक मूर्ति हमें जो है कहीं से प्राप्त हुई है, जमीन के नीचे से खोद के, वो क्या हुई है, उसकी उत्पत्ति हुई है। अब यहाँ पे देखो कि हमारी उत्पत्ति जो जैसे शब्दों, शब्द देशज विदेशज, कहाँ कहाँ से किस शब्द से उत्पत्ति हुई है, वो शब्द भी कहाँ से आए, कैसे आए, बहुत अंदर से, है ना। लेकिन अगर उत्पत्ति की बात करें तो इसकी जो है रचना या बनाया, ये हमने खुद से बनाया है, वो चीज़ हो गई इसमें। अब यहाँ पे देखना या 2 से अधिक शब्दों से बनेंगे। यहाँ पे रचना, बनावट, रचना या बनाना, देखो तब रचना करेंगे तो बनाएंगे कुछ, बनाएंगे किसी चीज़ को, तो वही आपकी व्युत्पत्ति हो गई। लेकिन यहाँ पे देखो इतिहास, स्रोत, तो जब हमें पता नहीं होता तो हम ढूंढने की कोशिश करते हैं कि कहाँ से आया होगा ये, कहाँ से आया होगा ये, तो हम फिर ढूंढने की कोशिश करते हैं किस काल का होगा ये, है ना। तो वो आपका क्या हो गया, इतिहास हो गया।
तो हम इतिहास ढूंढते हैं उसका, या स्रोत ढूंढते हैं, या फिर उत्पत्ति ढूंढते हैं कि कहाँ से आया हो। और यहाँ पे क्या है कि बनाया तो किसने बनाया और कैसे बनाया, तो आपकी रचना या बनावट या व्युत्पत्ति हो गई। समझ गए ना इस चीज को? तो ये हो गया। तीसरा आपके पास क्या आएगा? व्याकरण की दृष्टि से शब्दों के भेद। व्याकरण की दृष्टि से शब्दों के भेद। अब देखो भाई, व्याकरण की दृष्टि से अगर शब्दों के भेद देखोगे तो व्याकरण की दृष्टि से जो शब्दों के भेद होते हैं वो कितने होते हैं? ध्यान रखना, 2 होते हैं। व्याकरण की दृष्टि से शब्दों के केवल 2 भेद आएंगे, और उसमें आएगा, एक तो आएगा आपका क्या, आप लोगों ने विकारी और अविकारी सुना होगा, तो एक आएगा इसमें विकारी शब्द, और दूसरा आएगा इसमें अविकारी शब्द। एक विकारी शब्द आएगा, दूसरा अविकारी शब्द आएगा, ये 2 आएंगे इसमें। तो अगर पूछेगा कि व्याकरण की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद होंगे, तो 2, एक विकारी और एक अविकारी। तो ये विकारी और अविकारी क्या होते हैं, इसके बारे में भी डिटेल में जानेंगे। चौथा पूछता है आपका, प्रयोग के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं। देखो भाई, प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद। प्रयोग के आधार पर, अब प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद कितने होते हैं? देखो क्या हुआ कि व्याकरण की दृष्टि से जो शब्दों के भेद है, आप लोगों ने पाणिनि, अपिशील, कात्यायन, पतंजलि, इनका नाम सुना होगा। इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। इन्होंने जब व्याकरण भी बनाई, जैसे आपको पाणिनि के अष्टाध्यायी के बारे में सुना होगा, अष्टाध्यायी में जो है व्याकरण की चर्चा की गई है ना। तो उस समय जो है व्याकरण में भाई पहले कुछ कमियां थी। अपिशील और कात्यायन को जो है व्याकरण का जन्मदाता माना जाता है, लेकिन पाणिनि को जो है क्या माना जाता है? वास्तविक जन्मदाता माना जाता है व्याकरण का, है ना। तो अपिशील और कात्यायन ने जब बनाई तो उसमें त्रुटियां रह गई थी, पाणिनि ने उसको ठीक किया। फिर योग गुरु जो पतंजलि है, उन्होंने उसको और भी ज़्यादा ठीक है। व्याकरण का बेजोड़ ग्रंथ माना जाता है पतंजलि के महाभाष्य को, है ना। और पाणिनि का कौन सा था? अष्टाध्यायी, है ना। तो उनमें जो है कमियां रह गई थी, या फिर कमियां बोलो, या फिर आप ये बोलो कि उसको जो है स्टेप बाय स्टेप नहीं लिखा गया था, या कुछ चीज़ों की खोज उस समय नहीं हुई थी। तो इन्होंने क्या किया कि जो ये व्याकरण की दृष्टि से शब्दों के जो भेद थे, विकारी और अविकारी, इनको पूरा जो है खोल के रख दिया। अब जब इसको खोल के रख दिया पूरा, तो इसके जो है 4 भेद तो निकले विकारी के, और 4 भेद निकले अविकारी के इसके अंदर। तो उसी को कहा गया कि प्रयोग। जब इस पर प्रयोग किया गया तो उसी को कहा गया प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद। और जो प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद थे वो कितने निकले आपके? वो निकले 8। प्रयोग के आधार पर शब्दों के कितने भेद होंगे? 8 भेद होंगे, जिसमें क्या होंगे आपके? 4 तो होंगे क्या? 4 होंगे विकारी और 4 होंगे अविकारी। 4 विकारी होंगे और 4 अविकारी होंगे। तो जो विकारी और अविकारी है, आपको पता है कि विकारी और अविकारी कौन कौन से होते हैं? किसी को भी अगर पता तो बता सकते हो, बाकी हम तो डिटेल में बताएंगे, हैं? जैसा आपने संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, ये 4 होते हैं विकारी, तो इसी के अंदर आएंगे वो भी। और अविकारी में होते हैं क्रिया विशेषण, समुचय बोधक, संबंध बोधक, विस्मय बोधक, ये 4 होता है अविकारी में। तो इनको डिटेल में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। और 5वां आता है भाई अर्थ के दृष्टि से। अर्थ की दृष्टि से शब्दों के भेद कितने होते हैं? कितने होते हैं? हाँ भाई, A 2, B 4, C 8 है। देखो वैसे मेन रूप से जो है 2 होता है, ठीक है ना। मैं अभी बताता हूं आपको, इसके अंदर बताएंगे कारण, 4 वाला कारण भी बताएंगे और 2 वाला भी, सब बताएंगे। इसमें भी ये भी बहुत अपने आप में लंबा चौड़ा अगर आप खोल के देखोगे तो इसमें वैसे 2 होते हैं। एक होता है आपका सार्थक शब्द, सार्थक शब्द एक होते हैं सार्थक शब्द, और दूसरे होते हैं
निरर्थक शब्द, सार्थक शब्द और निरर्थक। जिन शब्दों का कोई अर्थ होता है वो सार्थक, और जिन शब्दों का अपना कोई अर्थ नहीं होता वो निरर्थक। और फिर जो ये सार्थक शब्द होता है ना, इनके अंदर भी क्यों है दुनिया भर का पड़ा हुआ है। क्या क्या सार्थक शब्दों के अंदर क्या क्या चीजें हो सकती है भाई? भाई सार्थक जिनका अर्थ है उनको कितने तरीके से देख सकते हैं हम। जैसे आपके पर्यायवाची है, समानार्थक शब्द है, विलोम शब्द है, अनेकार्थी शब्द है, वो सब इसी के अंदर तो है। उसी को इतिहास देखो। अब लोग जो है बोल दिया वहां पे कि शब्दों के कितने भेद होते हैं। किसी ने बनाया प्रश्न कि शब्दों के कितने भेद होते हैं। ए ऑप्शन में दिया था 4, बी ऑप्शन में दिया था 2, सी ऑप्शन में दिया था 3 और डी ऑप्शन में दिया था 8। अरे भाई हम क्या करें? 8 लगाएं वो भी हमारे मन में है, 2 लगाएं वो भी हमारे मन में है, 3 लगाएं वो भी हमारे मन में, 4 लगाएं हम वो भी हमारे मन में। ये तो बोलो कि पूछ क्या रहे हो भाई? पूछ क्या रहे हो? अर्थ के आधार पर पूछ रहे हो, या प्रयोग के आधार पर पूछ रहे हो, या इतिहास या स्रोत के आधार पर, या उत्पत्ति के आधार पर पूछ रहे हो, या रचना बनावट या व्युत्पत्ति के आधार? क्या पूछ रहे हो? ये पूछा ही नहीं। क्वेश्चन ही गलत हो गया ना, लेकिन वो आंसर दे रहे हैं अपना 4। कर दिया ना गलत। लेकिन एग्जाम में ऐसा नहीं होगा, ये ध्यान रखना है ना। चलो भाई अब हम जरा इनको एक एक करके जो है डिटेल में पढ़ेंगे सबको, है ना। अब देखो इतनी सारी चीज़ें मैं अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहा था कि लगभग जो है 60% के आसपास या उससे भी ऊपर जो है इस शब्द और शब्द भेद वाले में। देखो जरा व्याकरण में क्या आता है हमारा, जो हिंदी ग्रामर है, तत्सम आते हैं, तद्भव आते हैं, देशज हो गए, विदेशज शब्द हो गए, योग रूढ़ शब्द हो गए, यौगिक शब्द हो गए, रूढ़ शब्द हो गए, विकारी शब्द हो गए, अविकारी हो गए। इसमें जो आपका विकारी अविकारी में भी आपके क्या हो गए 8 भेद इसमें हो गए आपके। कौन कौन से थे? कौन कौन से थे भाई? हैं? संज्ञा सर्वनाम हो गया, क्रिया हो गया, विशेषण हो गया, क्रिया विशेषण हो गया, सार्थक निरर्थक, है ना। ये सारे के सारे जो शब्द इसी में आएंगे आपके, है ना। इसमें आपके क्या आएंगे, जैसे पर्यायवाची है, विलोम शब्द है, या अनेकार्थी शब्द है, एकार्थी शब्द है, वो भी सारे इसमें। तो देखो मतलब व्याकरण ऐसा लग रहा है कि बचाई क्या आप, सब हो गया इसमें, है ना। तो 60% के आसपास इसी में आता है। तो इस टॉपिक को बिल्कुल एकदम डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग लिखिएगा, इतिहास स्रोत उत्पत्ति के आधार, इतिहास या स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद रूप से कितने हैं? ये 4। लेकिन कुछ विद्वान इसके क्या भेद मानते हैं? 5 भेद मानते हैं, क्योंकि 5वां आएगा इसमें कौन सा? संकर शब्द। 5वां संकर शब्द आएगा। लेकिन अगर शब्द भेद में पूछेगा कि इतिहास के आधार पर या स्रोत के आधार पर या उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के कितने भेद होंगे, तो आप आंसर क्या लगाओगे? 4 ही लगाओगे। लेकिन पढ़ेंगे कितने? 5। संकर शब्द के लिए अलग से स्पेशल क्वेश्चन आएगा। तो सबसे पहले हम इसमें भी क्या पढ़ेंगे? तत्सम और तद्भव शब्द। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? तत्सम शब्द और तद्भव। देखो तत्सम शब्द और तद्भव शब्द, इन दोनों को हम एक साथ पढ़ेंगे। और इसमें मैं कुछ ट्रिक भी बताऊंगा आपको पहचानने की, बहुत बेहतरीन ट्रिक बताऊंगा। और उससे आप ये मान के चलो कि अगर आप पेपर देने जाओगे और आपको वो ट्रिक याद है, तो 1% चांस हो सकता है कहीं पे कि आपका गलत हो जाए, नहीं तो गलत होने का कोई चांस ही नहीं। अगर थोड़ा सा अपने दिमाग का भी इस्तेमाल करोगे तो मतलब ही नहीं है गलत होने का कुछ, है ना। तो इसमें मैं ट्रिक भी बताऊंगा, पर पहले समझ लो इसकी कई बार परिभाषा पूछता है, और इतनी सरल परिभाषा है कि सबको आती है, तो लगता है इतना सरल पेपर आ गया था। अरे आते ही है, 33% क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि जो सरल होता है, पर हम कभी कभी क्या करते हैं कि क्वेश्चन भूल जाते हैं कि पूछा जो है क्वेश्चन, कभी जल्दबाजी में उसको गलत कर देते हैं, क्योंकि हम जो है काफ़ी लंबे टाइम से सरल चीज़ों को पढ़ते नहीं है। और कभी कभी हम जब पता होना चाहिए कि तत्सम का जो शाब्दिक अर्थ होता है ना, वो क्या होता है? उसके समान। अब शाब्दिक अर्थ तो इसका उसके समान। अरे किसके समान? हाँ, तो किसके समान? संस्कृत के समान। उसके समान मतलब संस्कृत के समान, यानी कि ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा के शब्द थे और उनको ज्यों के त्यों आज भी प्रयोग किया जाता है, उनको ही क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। यानी कि संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द
जो संस्कृत में भी जैसे ही प्रयोग किए जाते हैं और हिंदी में भी वैसे ही प्रयोग किए जाते हैं, तो उनको क्या कहते हैं, हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे हमने कहा भाई कि जैसे हमारा दूध है, तो दूध को संस्कृत में क्या बोलते हैं, दुग्ध बोलते हैं। पत्थर को संस्कृत में क्या बोलते हैं, प्रस्तर बोलते हैं, है ना। आपका एक हो गया कोकिल हो गया, है ना, आपका क्या हो गया, स्वर्ण हो गया। तो ये संस्कृत भाषा के शब्द है, और इनको अगर ऐसे ही लिख दिया जाए तो हम इनको क्या बोलेंगे, तत्सम बोलेंगे। कि अगर आप हिंदी लिख रहे हो भाई, आपने बाई चांस हिंदी में कोई निबंध लिखा, गाय के ऊपर निबंध लिखा, तो अब आपने लिख दिया कि जो हमारी गाय थी वो बहुत ही अच्छा, या मतलब अच्छा जो है दुग्ध देती है। अब आप हिंदी में निबंध लिख रहे हो, बीच में दुग्ध शब्द का यूज कर दिया, तो कोई पूछ ले भाई कि क्या था ये शब्द, तत्सम शब्द लिखा आपने या तद्भव, तत्सम शब्द लिखा, गलत तो नहीं है ना। तत्सम तो ज़्यादा अच्छे शब्द हैं, क्योंकि इन तत्सम शब्दों को क्या बोलते हैं, याद रखना, शुद्ध शब्द। क्या बोलते हैं इनको, यहाँ पे पेपर में प्रश्न आया था तो मैक्सिमम लोग कंफ्यूज हो गए। तत्सम शब्दों को क्या बोलते हैं, शुद्ध शब्द बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ, एक बार पेपर में प्रश्न आया था, चलो उस प्रश्न की बाद में जिक्र करते हैं जरा क्या प्रश्न आया था। बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया था, मतलब 90% लोग गलत कर गए क्वेश्चन को। अब क्वेश्चन क्या आया था वो मैं अभी बात करता हूँ, लेकिन फिलहाल आप लोग देखो तत्सम शब्द क्या होते हैं, उसके समान अर्थात संस्कृत के समान जो शब्द संस्कृत भाषा के शब्द हैं और हिंदी में भी ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं, उनको तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे दुग्ध हो गया, प्रस्तर हो गया, कोकिल हो गया और स्वर्ण हो गया। ऐसे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है जो मैं बाद में देने वाला हूँ, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। इसके बाद बात करते हैं जरा तद्भव शब्द की, दोनों को एक साथ समझ लो। ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा के शब्द थे और उनका जो है क्या है, बिगड़ा हुआ रूप, बिगड़ा हुआ रूप क्या है, हिंदी में प्रचलित किया गया है। बिगड़ा हुआ रूप हिंदी में प्रचलित किया गया है, उनको क्या कहते हैं, तद्भव शब्द कहते हैं। अब अगर बिगड़ा हुआ रूप हिंदी में प्रयोग किया जाता है, इसी कारण से जो है जो तद्भव शब्द होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, अशुद्ध शब्द कहते हैं। इनको क्या कहते हैं, अशुद्ध शब्द, क्योंकि इनका क्या है, बिगड़ा हुआ रूप जो है हिंदी में प्रयोग किया जाता है। अब बिगड़ा हुआ रूप कैसे, कि जैसे क्या है कि हम संस्कृत भाषा की बात करें, पेपर में भी क्वेश्चन आया था इस टॉपिक के ऊपर जो मैं आपको बताने वाला हूं। अगर हम संस्कृत भाषा की बात करें तो प्राचीन काल में वैदिक संस्कृत चलती थी, है ना। वैदिक संस्कृत की पूर्व जननी भी माना जाता है वैदिक संस्कृत को। वैदिक संस्कृत मतलब जो वेदों में लिखी जाती थी, है ना। आप उसको वैदिक संस्कृत बोलो या फिर सीधा संस्कृत ही बोल लो। अब क्या हुआ कि टाइम बदलते गया, जैसे सपोज मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं आपका गुरु हुआ, अब आने वाले टाइम में जो है आप भी गुरु बन गए, आपने किसी को पढ़ाया, तो जो मैंने पढ़ाया था अब उसमें दो कारण हो सकते हैं, या तो आप उसको बहुत अच्छे तरीके से चेंज करके जो है अपने शिष्यों को सिखाओगे, तो बहुत ही बेहतरीन बना दिया, सरल भाषा में आपने बता दिया उनको, और या फिर ये हो सकता है कि आपने हमसे जो है ठीक से सीख ही नहीं पाया और आपने जो उनको जो थोड़ा सा उसका अशुद्ध रूप बता दिया, तो वो क्या हो गया, रूप थोड़ा बिगड़ गया। और फिर आपके जो शिष्य थे वो भी शिष्य बने, उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया, उन्होंने और गलत सिखा दिया, फिर उन्होंने और गलत सिखा दिया, तो ऐसे करके जो है बदलते गया। ऐसे ही यहाँ पे हुआ। तो पहले संस्कृत चलती थी, संस्कृत जिन्होंने सिखाई होगी उनके शिष्य होंगे, उन्होंने सीखी, तो संस्कृत के बाद क्या आया, आपका पाली आया। ये पाली जो है लोगों में प्रचलित हो गई, है ना। अब संस्कृत में जो है आपका जो प्रस्तर था उसको प्रस्तर बोलते थे, यहाँ पे इसको पहस्तर बोल दिया, प्रहस्तर बोल दिया। और जो आपका पाली था, जब पाली आपका ऐसे जो बिगड़ते जो पाली के बाद जो दूसरा रूप आया उसको आपको क्या कहा गया, प्राकृत। उसको क्या कहते हैं, प्राकृत कहते हैं। और फिर जो इसके बाद प्राकृत का भी जो रूप बदला उसको क्या कहा गया, अपभ्रंश कहा गया, उसको कहा गया अपभ्रंश। और अपभ्रंश का भी जो रूप बदला उसको कहा गया, देखो कहीं पे तो सीधा इसके बाद जो है सीधा हिंदी लिख देगा और बीच में एक अवहट आता है जो खड़ी बोली वाला रूप है ना, वो अवहट आता है, और अवहट के बाद सबसे लास्ट में आपका क्या आता है, हिंदी। तो ऐसे करके ये शब्द जो है सारे के सारे संस्कृत से हिंदी में बदलने का ये रूप है इसका। अगर आप देखो ये पेपर में अभी कुछ टाइम पहले उत्तराखंड के पेपर में आया था कि संस्कृत से हिंदी तक आने के जो सही चरण है वो क्या है, तो इनको आगे पीछे करके लिख देता है
तो आपको पता होना चाहिए, पहले पाली, पहले सबसे पहले संस्कृत है, सबसे लास्ट में हिंदी है, तो पता ही है, बीच में ही वो आगे पीछे करता है। तो पहले पाली है, फिर प्राकृत है, फिर अपभ्रंश है, फिर अवहट है ना। इसकी जो है ट्रिक याद रखना, 2, 3, 4 और 5। भाई लास्ट और फर्स्ट का तो पता ही है ना, सबसे लास्ट में हिंदी और सबसे फर्स्ट में कौन है, संस्कृत। बीच क्या हो गया आपका कि जो दुग्ध था इसको क्या लिख दिया उन्होंने, दूध। ये बिगड़ते बिगड़ते जो दूध बन गया। जो आपका प्रस्तर था, प्रस्तर बिगड़ते बिगड़ते क्या हो गया आजकल, पत्थर हो गया। और जो आपका कोकिल था वो बिगड़ते बिगड़ते आजकल क्या बन गया, कोयल बन गया। और जो आपका क्या था, स्वर्ण था, तो आज बदलते बदलते क्या हो गया, ये सोना हो गया, ये धातु वाला सोना, है ना। अब यहाँ पे देखो ये इस तरीके से इनके रूप बिगड़े। तो अब ये क्या हो गया, दूध तो हो गया तद्भव, और दुग्ध हो गया तत्सम, प्रस्तर हो गया तत्सम, और पत्थर हो गया तद्भव, कोकिल हो गया तत्सम, कोयल हो गया तद्भव, स्वर्ण हो गया तत्सम, और सोना हो गया तद्भव, क्योंकि उसका क्या है, वो बिगड़ा हुआ रूप है। अब यहाँ पे एक चीज देखना आप लोग, हम शुद्ध और अशुद्ध की बात कर रहे थे कि जो तत्सम शब्द होते हैं उनको शुद्ध कहते हैं, शुद्ध शब्द, क्योंकि संस्कृत का असली शब्द तो वही है ना, शुद्ध तो वही है। ये तो बिगड़ा हुआ रूप है, बिगड़ा हुआ रूप मतलब अशुद्ध रूप है। और ये क्या है आपका, अशुद्ध रूप हो गया। पेपर में प्रश्न आया था, इनमें से कौन सा व्याकरण की दृष्टि से एक शुद्ध शब्द है। अब उसने ए ऑप्शन में देखो कैसे लिख दिया, उसने ए में लिख दिया उसने कोकिल, ठीक है भाई। बी में लिख दिया उसने दूध, सी में लिख दिया उसने सोना, और डी में लिखना सभी शुद्ध है। लोगों ने लगा आंसर सभी शुद्ध है, जायज भी था, दिखने के लिए तो सही दिख रहा, सब शुद्ध ही दिख रहे, है ना। लेकिन आंसर क्या था इसका, ए, क्योंकि व्याकरण की दृष्टि से देखा जाए तो शुद्ध शब्द क्या है, तत्सम। अब वो तत्सम और तद्भव पूछना चाह रहा था। अब उसने भी सोचा होगा यार तत्सम तद्भव डेली बार बार ही पूछते कि इसका तत्सम पहचान या तद्भव कौन सा इसमें से या कौन सा तत्सम है। अच्छा इस बार जो तत्सम और तद्भव को शुद्ध ही लिख देता हूँ, तत्सम को। अब शुद्ध लिख दिया, सबका दिमाग खोपड़ा घूम गया, सबने लगा दिया। अब आते बच्चे पेपर देखे, अरे सरल पेपर था, एक नंबर ये भी है, एक नंबर ये भी है। बाद में लगाते हैं नंबर कटते 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 70 वाला पहुंचता है 58 60 पे, 60 वाला पहुंचता है 50 पर, 50 वाला पहुंचता है 40 पर, 40 45 वाला पहुंचता है 30 35 पे। यही होता है। अब देखते हैं भाई कि ये इतने बहुत सारे क्वेश्चन मिलते हैं ऐसे, जो आपने जो है टॉपिक को जब डिटेल में नहीं होता ना पढ़ा हुआ, ये तब होता है। और जिसने डिटेल में टॉपिक को पढ़ा होता है उसको पता है भाई कि इस तरीके से होना है इसने, है ना। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद हम आगे क्या करेंगे, जो तत्सम और तद्भव शब्द है इनके बारे में डिटेल में, जो तत्सम और तद्भव है कौन कौन से तत्सम है, पहले तो मेन शब्द हम नोट करेंगे कि कौन से आते हैं तत्सम और कौन से आते हैं तद्भव में। उसके बाद हम ट्रिक बताएंगे उसकी कि आपको जो इनको पहचानना कैसे है कि झटके में कि ये तत्सम होना चाहिए या तद्भव होना चाहिए, ठीक है ना। तो इतना